जब हम बात शरद पवार की बात करते हैं तो दो बड़े घटनाक्रम का जिक्र करना यहाँ जरूरी है। और शिखा, अगर शरद पवार का जिक्र हो तो एक ऐसा नजारा भी आपकी आंखों के सामने तुरंत आ जाएगा जब 2019 में चुनाव प्रचार 80 रैलियां करने के बाद एक स्टेज पर वो सतारा में पहुंचते हैं, हाथ पकड़ते हुए किसी का, और पहुंचते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। और जब बारिश तेज होती है तो शरद पवार कहते हैं कि आज खुद भगवान ने हमारा स्वागत किया है और आपको ये बताया, हर सतारा के घर में ये मैसेज गया है कि एनसीपी को जिताना है। उससे ठीक पहले 2019 के चुनाव से ठीक पहले सेंट्रल एजेंसी की तरफ से उन पे करप्शन का चार्ज भी लगता है, केस भी खुलता है, और तमाम समीकरण के बीच में एक तस्वीर वायरल होती है उस पूरे चुनाव में वोटिंग से पहले कि भीगते हुए शरद पवार लोगों को, सतारा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों से अपील कर रहे हैं एनसीपी को वोट करने के लिए। और मुझे याद है कि लगभग महीने भर तक हर एक दिन अगर महाराष्ट्र का जिक्र हुआ जब भी, तब उस तस्वीर का जिक्र हुआ था। अब उस दिन क्या बात हुई? उस दिन उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का जिक्र किया, लेकिन जैसे आज भी इलेक्शन कैंपेन में थे वो, और इलेक्शन कैंपेन का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी लाचारी बताई। बारिश आ रही थी, भीग रहे थे, एक 78 ईयर ओल्ड बुजुर्ग थे, और उस समय उन्होंने कहा कि एनसीपी को वोट देना होगा, और शायद ये मेरे आखिरी सालों में से है। और उस समय भी अपनी बातों में उन्होंने संन्यास का जिक्र करते हुए निकल गए थे वो। फिर दूसरा इंसिडेंट याद दिलाती, दिल्ली में बड़ी बैठक होती है राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपी की, और शरद पवार कहते हैं कि अब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहूंगा। और फिर एनसीपी के सभी कार्यकर्ता उनको मनाने में जुट जाते हैं। अजीत दादा नाराज होकर निकल जाते हैं कि क्या सुप्रिया सूले के पास कमान जाएगी। और फिर 3 दिन तक ऐसा कुछ होता है, और बाद में सभी एनसीपी के कार्यकर्ताओं की समझाइश के बाद वापस से शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लेते हैं। और फिर वो घटनाक्रम होता है जो किसी से नहीं छुपा कि अजीत पवार पहले जाते हैं, आते हैं, और फिर अब फाइनली आज अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर हैं। इसीलिए शरद पवार के लिए हमेशा कहा जाता है कि जो वो करते हैं, और आज से नहीं दशकों से, सोनिया गांधी कांग्रेस के साथ जब थे, कांग्रेस को जब छोड़ा था, और अब तक जब शरद पवार जो कुछ करते हैं वो बहुत बाद में डिकोड होता है, क्योंकि उनके हर एक एक्शन का मायना होता है। अब क्योंकि आपने मायने की बात कही, अक्सर कई बार कोर्ट में आपने या जिंदगी में आपने देखा होगा जब बुजुर्ग माँ बाप होते हैं वो कहते हैं जो कुछ भी हुआ लेकिन अब मेरे आखिरी क्षण है जी, आखिरी क्षण है, बाकी सब चीज भूल जाएं। तो उस आखिरी क्षण में क्या होता है, जनता हो, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जज हो, या कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि यार ठीक है। इसीलिए आज के समीकरण के लिहाज से जो आज शरद दादा ने कहा है उसका ये मतलब है कि अरे शरद पवार का ये आखिरी चुनाव है, और शायद अब महाराष्ट्र की जनता को या खास तौर पे एनसीपी के वोटर्स को अब शरद पवार का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अजीत दादा के पास तो अभी बहुत समय है, अजीत दादा यंग हैं, अजीत दादा को तो जिंदगी भर वोट मिल सकते हैं, लेकिन शरद पवार का ये संन्यास वाला मौका है। और इस समय कम से कम एनसीपी के जो वोटर्स हैं उनके दिल में ये ऐसी बात है जो घर कर जाएगी, यानी कि शरद पवार का सीधा सीधा एक इमोशनल इम्पैक्ट। और क्यों ये महाराष्ट्र के चुनाव में वर्चस्व की लड़ाई में एनसीपी की लड़ाई एनसीपी से है। अजीत पवार ने घड़ी ले ली, निशान ले लिया, लेकिन शरद पवार के पास अभी भी, कुछ समय पहले तक भी कहा जाता था कि एनसीपी मतलब शरद पवार, और शरद पवार एक बार फिर यह दिखाना चाहते हैं कि चाचा मैं ही हूं और अजीत पवार भतीजा है, और जब तक मैं मैदान में हूं। इसलिए कई बार इमोशनल कार्ड अलग अलग तरीके से शरद पवार फेंक चुके हैं, और इस बार एक और इमोशनल कार्ड है। लेकिन चलिए फर्ज कीजिए, क्योंकि तमाम जैसे ये बयान आया तो इसके कई तरीके के मायने निकलने शुरू हुए। तो पहला यही मायना है कि अपना आखिरी इमोशनल कार्ड, क्योंकि घड़ी चिन्ह, एनसीपी का चिन्ह चला गया है भतीजे शरद पवार के साथ, अजीत पवार के साथ। तो अब शरद पवार के साथ क्या है, शरद पवार को चाहिए संगठित जो उनका कार्यकर्ता वो एक साथ इमोशनल इंपैक्ट में शरद पवार के साथ खड़े हो जाए और चुनाव में पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दे। दूसरा, एनसीपी का वोटर डिवाइड ना हो, एनसीपी के वोटर में सेंधमारी ना हो। एनसीपी का अब तक जो वोटर है, खास तौर पे जो पश्चिम इलाका, भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को अपने साथ लिए ही इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम इलाके में वर्चस्व नहीं था।
और उस पश्चिम इलाके के वर्चस्व की सेंधमारी करने के लिए अजीत पवार बीजेपी के साथ है। और अब शरद पवार ये नहीं चाहते कि एनसीपी के वोटर में सेंधमारी हो, जितना वो कंसोलिडेट कर सके इस बार। और ये इमोशनल बयान हर एक एनसीपी के वोटर के मन तक पहुंचाने की कोशिश आज एक रैली में की गई है। अब देखिए दूसरा, अब सवाल इस तरीके के हैं कि क्या ऐसा है कि कहीं ना कहीं सुप्रिया सूले के भविष्य को सेट करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा एक समय ऐसा भी कहा गया था कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी कहीं जा सकते हैं। यह सवाल बार बार उठा था कि क्या शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी की बिहाइंड द कर्टन्स बात चल रही है। तो आज इस बयान के जो दूसरा मायना है, पहला मायना है सीधा सीधा इमोशनल कार्ड, अब दूसरे मायने बात करें, सवाल यहां खड़ा होता है, क्या बीजेपी के साथ बैकडोर कोई बातचीत है? क्या सुप्रिया सूले के आगे के भविष्य को लेकर शरद पवार एक दूसरे तरीके की रणनीति कर रहे हैं? फिर तीसरी बड़ी बात है कि क्या यह तय हो चुका है इस चुनाव की रणनीति में कि महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत बड़ा डेंट है कि शरद पवार जो कि खिलाड़ी हैं, जो कि अभी एक हफ्ते पहले तक भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में अगर कुछ बातचीत नहीं बैठ रही थी तो शरद पवार को कहा जा रहा था कि आप बातचीत बिठाइए, वही शरद पवार जो रणनीतिकार हैं वो बैकफुट पे चले गए। तो क्या चुनाव से पहले ही कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करना, सिर्फ एनसीपी के नहीं, पूरे महाविकास अघाड़ी के, और जाहिर तौर पे जब कार्यकर्ता चुनाव से पहले डिमोरलाइज हो चुका है तो वो चुनाव में उस तरीके से नहीं उतरेगा, और जब चुनाव में वो उस तरीके से नहीं उतरेगा तो जाहिर तौर पे चुनाव उतना खिलकर नहीं आएगा महाविकास अघाड़ी का, और सीधा सीधा फायदा युति का होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि क्या एक और चर्चा चल रही है कि क्या चाचा भतीजा के बीच में कोई बातचीत हुई है? क्या भतीजे ने इस बार चाचा से कहा है कि बाद में किसी भी तरह की कोई चीज हो जाएगी, लेकिन फिलहाल भतीजे को लीड लेने के लिए जरूरी है, क्योंकि इस बार भतीजे की भी नजर कुर्सी पर है महाराष्ट्र की। लेकिन इन शॉर्ट बात है कि ये जो कुछ भी हो रहा है फायदा केवल और केवल बीजेपी का हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनसीपी की लड़ाई एनसीपी से है, शिवसेना की लड़ाई शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की लड़ाई शिंदे वाली शिवसेना से तो है ही, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई, इमोशंस की लड़ाई बीजेपी से भी है। और बीजेपी फिलहाल ये मान के बैठी है कि जितनी सीटों पर वो, क्योंकि बीजेपी की लड़ाई सीधे सीधे कांग्रेस से है, ऐसे में बीजेपी ये मान के चल रही है कि वो पिछली बार जितनी सीटें जीती थी वो तो वो जीत ही रही है, लेकिन ये इस जो आपसी जो लड़ाई खिचड़ी चल रही है पॉलिटिकल, उसमें वो और सीटों पर लीड ले लेगी। यानी अंततः अब ये परसेप्शन बनना शुरू हो गया है कि महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होते होते सरकार तो बीजेपी की, बीजेपी वाली या बीजेपी के पसंदीदा मुख्यमंत्री या कैंडिडेट वाली ही बनेगी। जी।